वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे सेट्स इन पाइथन। पाइथन के ऊपर हम जो काफ़ी डिटेल में बातें कर चुके हैं, जो इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है 5 सीरीज़ से, यानी कि इंटीजर्स वगैरह के बाद मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लिस्ट पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, ट्रिपल्स में डिटेल में हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम पाइथन के सेट्स के ऊपर बात करेंगे और बहुत डिटेल में और डेप्थ के साथ बात करेंगे, ठीक है, कि इसमें हम आइटम को एक्सेस किस तरह करेंगे, इसमें न्यू आइटम ऐड किस तरीके से करेंगे, इन सेट्स के अंदर आइटम्स किस तरीके से ऐड करेंगे और इस तरीके से रिमूव किस तरीके से करेंगे, और इस तरह के मुख्तलिफ काम हम सारे इसमें करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपकी सबसे पहले तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाऊँगा। आप जाइए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग के ऊपर, यहाँ पर जाइए और इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आपके सामने मेरा चैनल आएगा और चैनल आने के बाद सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। एक बात। दूसरी बात ये कि आप इसके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और आपके सामने सबसे पहले जो प्लेलिस्ट नज़र आएगी वो टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो इसमें जो वीडियो नंबर 1 है, कोर्स सिलेबस और इंट्रोडक्शन, ये आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस सिलेबस के अंदर। और बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ का सिलेबस है ये, ठीक है जी। और दूसरा ये कि जितनी भी मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट है ये जो बनाई हुई है, यहाँ पे इसको आप एक्सेस कीजिए। एक्सेस करने के बाद आप इस लिस्ट के हर आइटम्स को देखिए, हर वीडियो को देखिए और चीज़ें सीखें। और जो ये इसकी लिस्ट की ख़ास बात, यानी इस प्ले लिस्ट की ख़ास बात ये है कि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। यानी कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग विल बी जो होगी डीप डाइव के साथ होगी। डीप डाइव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमने इसको एक्सप्लेन करके, बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ के अंदर जाके आपकी पाइथन की बेसिक्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि चाहे आगे मशीन लर्निंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डेटा साइंस हो, कोई भी हो, आपकी ग्रिप इतनी मजबूत हो, पाइथन आपके ये कह लें कि आपके फिंगर टिप्स पर हो। तो इस अंदाज़े में पाइथन को मैं बहुत डिटेल में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है जी। और ये चैलेंज मैं पहले बार कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिटेल में कोई पाइथन के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा, उसके एक टॉपिक के ऊपर इतनी डिटेल में कोई नहीं बना रहा जितनी डिटेल के साथ मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जब सीखेंगे इस पाइथन की लिस्ट को, प्ले लिस्ट को जब एक्सेस करेंगे और इसको जब कंप्लीट हम कर रहे होंगे, इसको जब कंप्लीट हो चुकी होगी हमारी बेसिक से लेकर एडवांस, तो आप एडवांस्ड पाइथन जानते होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसके तकरीबन कोई 20 प्रोजेक्ट्स करेंगे और वो 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं मैंने सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन 20 प्रोजेक्ट्स भी हम इसके अंदर करेंगे। खैर बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और ये टॉपिक है 7.1 और सेट्स इन पाइथन। तो सेट्स इन पाइथन के लिए मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर जाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर विंडो बड़ी करूँगा। इसकी विंडो बड़ी की मैंने और यहाँ पर मैं एक प्लस न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उसका नाम मैं रख दूँगा 7.1 सेट्स इन पाइथन, ठीक है जी। तो मैंने सेट्स इन पाइथन लिखा तो .py लिख दूंगा, इसका मतलब पाइथन के ऊपर बात करें। ये लीजिए मेरी पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और मैं इस एक्सप्लोरर को हाइड करूँगा ताकि मेरे पास वर्क स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। एक बात, अब मैं नॉर्मल अपनी विंडो पे वापस आता हूँ। ये लीजिए मैं अपनी नॉर्मल विंडो पे आ चुका हूँ। अब इसके ऊपर मैं वर्किंग करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट्स इन पाइथन, सेट्स इन पाइथन, ठीक है जी। तो मैंने पाइथन के ऊपर सेट्स जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग आज। तो इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए ताकि आपको क्लियर नज़र आए। बिल्कुल ठीक है जी, हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो क्या है, सबसे पहले राइट करना है हमने सेट को, कि सेट को हम लिखते किस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट 1 कर देते हैं या फिर माई सेट कर देते हैं। लेट से मैं माई सेट कर देता हूँ उसको, माई सेट। तो मैंने माई सेट इज़ इक्वल्स टू सबसे, अब सेट को लिखने का जो सबसे बेस्ट और सबसे पहला तरीका है, बेस्ट तो खैर एक अलग बात है, तो कि वो तरीक़ेकार पे होते हैं, तो हम उस तरीक़ेकार के ऊपर बार बार नहीं जाते। हम सीधी सी बात करते हैं कि सेट्स के ऊपर हम लिखने का तरीका क्या है। सेट्स को लिखने का तरीका ये कि उसकी करली ब्रैकेट्स होती हैं। सेट्स को लिखने का जो तरीका है ये करली ब्रैकेट्स है। लेकिन अगर आप खाली करली ब्रैकेट्स लगा के सेट को छोड़ देंगे तो ये सेट नहीं कहलाएगी, डिक्शनरी कहलाएगी। तो डिक्शनरी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, यानी सेट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिक्शनरी का है और बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह उस टॉपिक को देखेंगे। तो फ़िलहाल जो हम सेट की बात कर रहे हैं वो ये है कि इस तरीके से आप खाली पेरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। पेरेंथेसिस तो नहीं कहेंगे, इसको करली ब्रैकेट्स कहेंगे। करली ब्रैकेट्स आप खाली नहीं लगाएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे। लेट्स से मैं इसके अंदर मेंशन करता हूँ। मैंने इसके अंदर 3-4 नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम डाल देते हैं। मैं पहले नाम है पाइथन, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं इस पर नाम डाल देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ C++, ठीक है जी। तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं नाम डालता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ C#। C++ हो गया तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं जावा, ठीक है जी। जावा लिखने के बाद मैं एक और इसके अंदर डालता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ PHP।
ये लीजिए PHP डाल दिए। उसके बाद मैं एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाल देता हूँ, उसको मैं नाम रख देता हूँ जावास्क्रिप्ट रखते हैं या कुछ भी आपका जो आपका दिल करे, ठीक है। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालता हूँ, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो मैंने जावास्क्रिप्ट डाल दी। तो ये मेरे पास एक सेट क्रिएट हो चुका है। अब ये मैंने सेट बना दिया। अब इस सेट के ये मैंने आपको सेट लिखने का तरीका बताया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप एक और काम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको लिख देता हूँ माई सेट 1, इसको माई सेट 1 कह देते हैं और इसको कहते हैं माई सेट 2। अब माई सेट 2 के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि इसके अंदर मैं नंबर्स भी डाल सकता हूँ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये मैंने किया कंट्रोल एस किया, ये मेरे पास एक और सेट बन चुका है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर फ्लोट्स भी डाल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकता हूँ। लेकिन एक बात है सेट के अंदर जो मेन चीज़ समझने वाली है ना, वो ये है जो मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर कॉमेंट के अंदर कि द एलिमेंट्स इन सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डज नॉट रिपीट, ठीक है। डजंट कर दो या डज नॉट कर दो, जो आपका दिल करे। ठीक है, द एलिमेंट्स इन सेट डज नॉट रिपीट, यानी कभी भी रिपीट नहीं होते सेट के अंदर वैल्यूज़। ये हम जब मैं मैथमेटिक्स वगैरह करवाऊंगा तो वहाँ पे चीज़ें सारी डिटेल में करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन फ़िलहाल बस आपको इतनी बात जहन में रखनी कि एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के अंदर रिपीट नहीं होते, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर 6 लिखा है, मैं एक और 6 लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, कॉमा नहीं, कॉमा लगा के डालना था मैंने, तो ये तरीके से 6। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल देता हूँ, उसका नाम भी मैं जावास्क्रिप्ट रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी लाइन कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल बी। तो ये देखिए मेरे पास अब मैंने 2 मतलब जावास्क्रिप्ट लिख दी, 2 मतलब 6 लिखे। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ दोनों सेट्स को। मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो सेट नंबर 1 को। तो यहाँ पे माई सेट 1 को भी प्रिंट कर दो और उसको कॉपी लाइन डाउन कर दो, उसको माई सेट 2 को भी प्रिंट कर दो, ठीक है जी। कंट्रोल एस। तो जैसे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा, टर्मिनल के अंदर रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखिए उसने PHP के यहाँ जो 2 जावास्क्रिप्ट मैंने लिखी थी 2 मरतबा, तो उसने मुझे यहाँ पे सिर्फ एक मतलब जावास्क्रिप्ट मेंशन करके दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल और सादा सा है कि सेट्स के अंदर आप एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर रिपीट किए भी हैं आपने एलिमेंट, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो रिपीटेड एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 6 रिपीट किया, तो देखिए 6 भी उसने रिपीट नहीं करके दिया मुझे, 6 एज इट इज करके दिया। देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर उसने मुझे क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर उसने मुझे अल्फा, ये ऑर्डर जो होता है ये अपनी मर्जी का करके दे रहा होता है। सेट के अंदर मिसाल के तो मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, अब ऑर्डर बिल्कुल चेंज करके देगा। ये देखिए पहले PHP पहले नंबर पर थी, PHP कौन से नंबर पर आ गई, तीसरे नंबर पर आ गई। इसी तरीके से मैं दोबारा उसको चलाता हूँ, देखिए PHP तीसरे नंबर पे आ गई, लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पीछे हो गई और जावा यहाँ पे आगे आ गई, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ऑर्डर चेंज होते रहते हैं, स्ट्रिंग के ऑर्डर चेंज होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वही रहता है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, कंट्रोल एस कर देते हैं इसको। तो ये हमने कुछ बातें की सेट के बारे में कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते और दूसरा इसका ऑर्डर वेरिएट करता है। अच्छा, और हम क्या बात करें, करली ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। बगैर करली ब्रैकेट के आप सेट को नहीं लिख सकते, सेट को आप मेंशन नहीं कर सकते। अब सेट के आइटम्स जो होते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख देते हैं, सेट के जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स इन सेट्स के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर्ड होते हैं, इनकी ऑर्डर नहीं होते एंड अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं। तो अनऑर्डर्ड का मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था PHP वगैरह आगे पीछे खुद ही होती चली जा रही थी, तो हमें कोई इसमें इशू नहीं आया। इसी तरीके से अनचेंजेबल का मतलब ये है कि आप इसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। वंस अ सेट इज़ क्रिएटेड, एक मतलब आपने सेट बना दिया, यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम्स, आप इसके आइटम्स नहीं बदल सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप रिमूव ज़रूर कर सकते हैं, इसके अंदर से आइटम्स वगैरह नहीं कर सकते। तो मैंने भी आपको जिस तरीके से आइटम रिपीट नहीं होते उसको कहते हैं डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते एंड देयर इज़ नो एंड देर, ये वाले से मैंने ऊपर लिख दिए, ऊपर इसी के अंदर ही लिख देता हूँ, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एंड डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है जी। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते ये सेट्स के अंदर। मैंने इतनी सी बात कर दी और यकीनन आपको समझ में आ गई, कोई मुश्किल बात मैंने नहीं की है। तो एक बात ये कर दी।
अब हम क्या करते हैं, सेट्स के आइटम्स को किस तरीके से, यानी कि मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। लेट से मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ ये जो सेट है इसकी लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट कर दो, प्रिंट किया मैंने। प्रिंट करने के अंदर मैंने लिखा माई लेंथ, किसकी सी लेंथ, मैंने कहा माई सेट की, जो मैंने कोई भी दो, मैं सेट नंबर 1 ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ सेट नंबर 1 की लेंथ बताओ मुझे। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे किया और ये देखिए उसने मुझे अभी कंट्रोल एस आप चलाते हैं इसको, ये देखिए उसने मुझे कह दिया इसकी 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसने मुझे 5 लेंथ बताई। क्यों? क्योंकि एलिमेंट वैसे तो 6 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो उसने मुझे 5 क्यों करके दी? क्योंकि उसने कहा कि एलिमेंट्स यानी रिपीटेड डुप्लीकेट्स इसके अंदर अलाउ नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, तो उसने इसको कंसिडर ही नहीं किया। तो इसको हम भी मिटा देते हैं यहाँ से, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि सेट्स के अंदर क्या चल रहा है। तो सेट हमारे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसका करूँगा तो ये भी मुझे बता देगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेट से मैं इसको भी कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसको मैं सेट 2 कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके चलाता हूँ मैं इसको। ये लीजिए, मैंने इसको जैसे चलाया तो यहाँ पे इसने मुझे देखिए 6 आइटम्स हैं। क्यों? 0 1 2 3 4 5 6 7 है बेसिकली, लेकिन 6 रिपीट हो रहा था इसमें, तो दैट्स वाई उसने रिपीट एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया और उसने मुझे इसको हटा दिया। तो हम भी यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि हमारी वर्किंग आगे आसान होती रहे। इसी तरीके मैं इसकी टाइप चेक करना चाहता हूँ, यार ये है क्या? वैसे जो हमने जितना भी काम किया इसकी टाइप किया, टाइप तो बताओ मैं इसलिए ये जो मैंने इसके अंदर बनाया, तो मैंने यहाँ लिख दिया टाइप। तो जैसे मैंने टाइप लिखा तो कंट्रोल एस करके चेक करके देखते हैं तो ये मुझे इसकी क्लास बताएगा। ये देखिए उसने कहा ये क्लास सेट है, सेट की क्लास के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वाली बात हो गई है। इसके अलावा हम इसके अंदर और भी डेटा टाइप्स मेंशन कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप मेंशन की थी, मैंने आपको सेट्स यानी कि स्ट्रिंग्स डाल के दिए थे, फिर मैंने आपको इंटीजर डाल के दिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 3 सेट्स और बना लेता हूँ और उन सेट का नाम रख देता हूँ 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, इसमें पॉइंट्स डाल देता हूँ 0.5, फिर उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ 0.9, इसको कह देता हूँ 0.99, इसको कहते हैं 0.0, इसको कह देते हैं 0.4, यानी फ्लोट्स डाल दी मैंने। तो ये इसको कह देते हैं 3, ठीक है, 6.3 हो गया। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देता हूँ, यानी मैंने इसके साथ जे लगा दिया, इसके साथ भी जे लगा दिया, इसके साथ भी जे, इसके साथ भी जे और इसके साथ भी जे, और ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वो बन गई है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रू फॉल्स डाल देता हूँ, यानी ट्रू, ठीक है जी। इस तरीके से ट्रू डाल दिया, फिर कॉमा और यहाँ पे डाल दिया मैंने फॉल्स, तो इस तरीके से फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, इंटीजर्स भी डाल सकते हैं, सेट्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको सेट्स के तरीके बता दिए, सेट्स के अंदर डेटा टाइप्स किस तरीके के आप डेटा टाइप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब ये तो मैंने सारे आपको एक, यानी कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, इस सारे स्ट्रिंग है, इसके अंदर सारे इंटीजर्स हैं, इसके अंदर सारे फ्लोट्स हैं, इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स यानी बूलियंस हैं। क्या आप ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें सारी वैल्यूज़ हो? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं को कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करने के बाद इसको देता हूँ सेट नंबर 6, इसको मैंने सेट नंबर 6 दिया। एक जगह मैं ट्रू कर देता हूँ, इस जगह मैं पाइथन डाल देता हूँ। लेट से मैं इसको, ये लीजिए, इसको मैं पाइथन डाल देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है जी। इसकी जगह मैंने पाइथन डाल दिया, इसकी जगह मैं नंबर डाल देता हूँ, ये कॉमा लगाना है यहाँ पे, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। पाइथन लगा दिया और यहाँ पे मैं 99.99 डाल दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 8J कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया और इसी तरीके से लास्ट में मैं इसके ट्रू एंड फॉल्स मैं ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुका हूँ, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर आप देखें अब मेरे पास सारे के सारे ये भी सेट क्रिएट हो चुके हैं। तो चेक करके देखते हैं क्रिएट हुआ भी कि नहीं। तो मैं इसको सेट नंबर यानी कि सारे सेट्स को अगर हम कॉपी कर लें तो इस तरीके से 6 सेट बने मेरे पास। यहाँ पे सेट नंबर 3 डाल दें जी, यहाँ पे सेट नंबर 4 डाल दें, यहाँ पे सेट नंबर 5 डाल दें, यहाँ पे सेट नंबर 6 डाल दें। कंट्रोल एस। अब मैं ज़रा चलाता हूँ और ये देखिए कि मुझे सारे के सारे मुझे प्रिंट करके देगा। ये देखिए उसने आखिरी वाला सेट भी मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो उसको इस चीज़ से कोई मसला नहीं, जिस तरह लिस्ट में हमें कोई मसला नहीं, तो हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, इस तरीके से इसमें भी हम चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये मैंने अब सेट की टाइप भी मैंने आपको बता दी, क्लास सेट होती है। और इसके अलावा मैं इसके सेट के कंस्ट्रक्टर, यानी सेट जिस तरीके से मैंने आपको टपल का कंस्ट्रक्टर बताया था, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बताया था, वो एक मतलब दोबारा रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो हम कंस्ट्रक्टर की जब बात करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट से मैंने यहाँ का ए इज़ इक्वल्स टू, पहले मैं आपको लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो मैं लिस्ट लिखूँगा और इस तरीके से मेंशन करूँगा तो मेरे पास लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, यानी ए अब एक लिस्ट बन चुकी है। इसको मैं नीचे लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं अगर
ट्यूपल लिखूँगा तो मेरे पास ट्यूपल बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम सेट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन कर देते हैं, ये सेट, ये इस तरीके से। तो सेट मैंने लिखा तो अब ये सेट बन जाएगा। तो सेट के कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये है। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया सेट कंस्ट्रक्टर, ये लीजिए मैंने सेट कंस्ट्रक्टर लिख दिया यहाँ पे। और ये अब सेट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको हम ए कह दिया, इसको मैं बी कह देता हूँ, ये लीजिए बी, इसको मैं कह देता हूँ सी। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये बन चुके हैं। तो इसी तरीके से आप डिक्शनरी का भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर हम जब डिक्शनरी पे जाएंगे तो हम उसके ऊपर देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जहन में रखिए कि तो एरेज में हम जितने काम कर सकते हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अंदर काम करने से मुराद ये है कि आप एरे के अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी वो सारी की सारी चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती, सारी 100% नहीं, कुछ चीज़ें हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आइटम्स को एक्सेस किस तरह करते हैं। तो आइटम को एक्सेस करने के लिए मैं एक यहाँ से इस माई सेट वन को उठा लेता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पर मैं इसको कॉमेंट में लिख देता हूँ कि एक्सेसिंग आइटम्स। ठीक है। आइटम्स इन दिस सेट। तो सेट के अंदर हम किस तरीके से एक्सेस कर रहे होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास सेट पेस्ट हो चुके। तो इसको प्रिंट करेंगे तो हम प्रिंट करने के अंदर माई सेट लिख देंगे, इस तरह कोई मसले वाली बात नहीं होगी। देखिए मैंने माई सेट 1 लिख दिया। तो अब ये सेट 1 मुझे क्या करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। चला के देखते हैं, ये देखिए उसने मुझे सेट प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको इसके लिस्ट यानी कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ट्रिपल का कंस्ट्रक्टर और सेट के कंस्ट्रक्टर बताया है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो एक्सेस है, एक्सेस किस तरीके से हम करते हैं। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, इसकी आपको कुछ इंडेक्सिंग वगैरह भी बता देता हूँ। इंडेक्सिंग जो है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो इंडेक्सिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो अगर इंडेक्सिंग के ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये किस इंडेक्स के ऊपर है भाई, पाइथन है 0 इंडेक्स के ऊपर। ठीक है। ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकेंड, ये है थर्ड इंडेक्स और ये है फोर्थ इंडेक्स। तो अगर मैं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूंगा तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करूंगा, 0 की जगह 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो चेंज आएगा वो होगा -1, सॉरी -4, -4 इंडेक्स, क्योंकि जो सबसे आखिरी आइटम होता है सबसे पहला आइटम बन जाता है। यहाँ पे कर देंगे -3, यहाँ पे कर देंगे -2, यहाँ पे कर देंगे हम -1। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग चल रही होती है। तो लेट्स से अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग को चेक करना चाहता हूँ कि आया ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं, तो एक्सेसिंग में ज़ाहिर है बेसिकली इंडेक्सिंग भी कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग ठीक है। वैसे इंडेक्सिंग इसमें प्रॉपर एग्जैक्ट सेम इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग सेम क्यों नहीं होती, क्योंकि सेट जो है वो अपने आइटम्स को आगे पीछे करते रहते हैं, यानी मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो इसलिए आप इंडेक्सिंग इसके अंदर से मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर आपको पता होगा कि टोटल इंडेक्स कितने हैं इसके अंदर, या टोटल नेगेटिव इंडेक्स इसके अंदर कितने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन आप इसकी इंडेक्सिंग में ये नहीं कह सकते कि इस इंडेक्स पर यही होगा, ज़ाहिर है, क्योंकि मैंने आपको बार बार प्रिंट करके दिखाई थी, कभी जावा आगे चला जाता था, कभी जावा पीछे आ जाता था। तो सेट के अंदर इंडेक्सिंग आप उस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, इस वक्त जो इसके अंदर इंडेक्सिंग है मैं उससे यानी कि लेट से मैं कहता हूँ सेट के इंडेक्स नंबर 1 मुझे बता दो, इंडेक्स नंबर मुझे बता दो 4। ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 4 पूछूंगा तो वो मुझे कुछ भी मेंशन करके दे देगा। चला के देखते हैं, तो इसने मुझे एरर दे दिया। तो इसका मतलब ये सेट एक ऑब्जेक्ट इज़ नॉट, ये क्या लिखा है, सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि आप इसके अंदर इंडेक्सिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इंडेक्सिंग का प्रोसेस हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। मैं भी छोटी छोटी गलतियाँ करता हूँ तो आप मेरी गलतियों से सीखते हैं। तो सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने प्रिंट किया, मैं कहता हूँ एक फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पे, फॉर मैंने आइटम्स इन माई सेट। ठीक है। तो मैं कहता हूँ माई सेट 1 के अंदर जितने भी आइटम्स हैं क्या करो, मुझे आइटम्स प्रिंट करके दे दो, प्रिंट आइटम्स। ये लीजिए मैंने आइटम्स कह दिए। अब देखते हैं वो मुझे एक्सेस करके देता है कि नहीं इन आइटम्स को। तो जैसे मैंने फॉर लूप चलाया, ये देखिए पहले इसने जावा, फिर C++, पाइथन, PHP और आखिर में जावास्क्रिप्ट करके दे दिया मुझे। मैं दोबारा करके देता हूँ। ठीक है। तो इसने अब देखिए इसने मुझे इसके
ऑर्डर बदल के दे दिए, ठीक है। C++ को आखिर में कर दिया। दोबारा चलाता हूँ मैं तो देखिए इसने अब जावा आखिर में करके दिया। तो ऑर्डर ही चेंज करते रहते, इस वजह से हम इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं कर रहे होते। तो लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि इसके अंदर इंडेक्सिंग कितनी हो चुकी है। तो खैर इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्सेस करना बताया। अब एक्सेस के अलावा आप जो हैं एक और काम कर सकते हैं, यानी कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो अब उस मौजूदगी को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर ये चीज़ जो मैं जब मेंशन करने वाला हूँ मौजूद है कि नहीं। मैं कहूँगा प्रिंट कर दो। प्रिंट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम डालता हूँ। यहाँ पे मैंने C++ डाला और C++ डालने के बाद मैं करूँगा इन किसके अंदर, यानी कि माई सेट। तो माई सेट 1 के अंदर चेक करो, प्रिंट करो अगर है तो मैं इसको चला के देखता हूँ वो चल क्या करते हैं। ये देखिए उसने कहा ट्रू है। ट्रू क्यों, मतलब इसका मतलब क्या कि वो कहते हैं C++ इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये देखिए C++ ये रहा। तो जब C++ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब दैट्स वाई उसने मुझे ट्रू दे दिया कि हाँ भाई ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। दैट्स वाई उसने मुझे ट्रू एंड फॉल्स दे दिया। मैं कहता हूँ यहाँ पर इसकी जगह एक और चीज़ मेंशन करते हैं और यहाँ पर मैं C++ की जगह C# डाल देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए मैंने C# डाल दिया। मैंने कहा C# इन माई सेट, तो उसको मैं जैसे चलाऊंगा मुझे फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि C# तो इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। ये लिस्ट कह रहा हूँ इस सेट के अंदर तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ काम करते हैं। मैं कहता हूँ इन नॉट इन, यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट इन। अब वो क्या करेगा, उसको ऑपोजिट फंक्शन निकालेगा, अब उसको ट्रू करके देगा, कहने कि C# इसके अंदर नहीं है। नॉट इन माई सेट के अंदर नहीं है C#। क्या ये बात सही है गलत है, तो मुझे कहेगा ट्रू है। ये देखिए आखिर में ट्रू दे दिया इस तरीके से मुझे। हम आगे जाते हैं। अब मैं इसके अंदर आइटम्स जो हैं एक मतलब एक्सेस तो मैंने आपको करना सिखा दी, लेकिन आइटम को एक मतलब आपने इसके अंदर डाल दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। वजह ये है कि इसका ऑर्डर सेम नहीं रहता, ऑर्डर आगे पीछे होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम इसके अंदर आइटम को अब जिस तरीके से आप इंडेक्सिंग में क्या करते थे, आइटम को टारगेट कर देते, उसको टारगेट करने के बाद उसके अंदर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन कर देते। लेकिन इसमें यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जब आइटम ही आगे पीछे मैनिपुलेट हो जाते हैं, आगे पीछे उसकी जगह बदलती रहती है। जावा कभी आखिर में जा रहा है, कभी शुरू में आ रहा है, पाइथन कभी आखिर में जा रहा है, कभी दरमियान में आ रहा है, कभी शुरू में आ रहा है। तो जब इस तरीके से उसकी बार बार एलिमेंट्स अपनी जगह को रिप्लेस करेंगे तो उसके अंदर हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। जब इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो हम उसको टारगेट करके उसके अंदर आइटम चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वजह होती है। हाँ, आप इसको एक और तरीका जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि यानी कि जब ट्यूपल में हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके अंदर चेंज करके वापस को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। लेट से मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता ना कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करने में क्या है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, और इसको क्या कह देते हैं, टेस्ट कह लेते हैं, टेस्ट, ठीक है। मैंने कहा टेस्ट इज़ इक्वल्स टू, इसका मैंने क्या किया, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। किसको जी, किसको कन्वर्ट करें हम लिस्ट के अंदर, हम लिस्ट के अंदर कहते हैं माई सेट को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये लीजिए मैंने माई सेट को लिस्ट में कन्वर्ट किया। अब मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो टेस्ट को। तो पहले चेक करते हैं ये काम हमारा करता है कि नहीं। प्रिंट कर दो टेस्ट को, तो चेक करके देखते हैं भाई, ये ली बिल्कुल इसने हमारा काम कर दिया, ठीक है जी, इसने हमारा काम कर दिया। जावा प्रिंट जावा वगैरह इस तरीके से इसने मुझे लिस्ट बना के दे दी। तो इसी तरीके से मैं इसको दोबारा करता हूँ। अब देखिए ऑर्डर चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर बार बार चेंज होते जा रहे हैं। अब जब आपने इसके अंदर ये कर दिया तो अब जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो अब आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप कर सकते हो टेस्ट डॉट, जैसे डॉट लिखेंगे यहाँ पे देखिए इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट से मैं अपेंड कर देता हूँ। अपेंड क्या करूँगा इसके अंदर, अपेंड मैं इसके अंदर कर देता हूँ, अब इसके अंदर C# को अपेंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो C# मैंने लिख दिया, ये लीजिए मैंने C# लिख दिया। अब कंट्रोल, अब इसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दो टेस्ट को, टेस्ट, ये लीजिए वो टेस्ट को प्रिंट कर देगा। अब वो टेस्ट को जब प्रिंट करेगा तो आप ज़रा चेक करेंगे उसके अंदर ये C# आ रही कि नहीं। ये देखिए उसने आखिर में C# ऐड करके दे दी मुझे, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ ये जो आपने टेस्ट है इसको वापस आप किस में कन्वर्ट कर दें, इसको आप कन्वर्ट कर दें वापस सेट के अंदर। तो सेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं कहता हूँ, मैं वापस का नाम दूंगा माई सेट 1 इज़ इक्वल्स टू, ठीक है जी। इक्वल किया, इक्वल करने के बाद मैंने लिखा सेट, सेट लिखा। सेट लिखने के बाद मैं पेरेंथेसिस लगाऊंगा और इसके अंदर टेस्ट का नाम डाल दूंगा जो कि मैंने लिस्ट बनाई थी। ये नेप जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो टेस्ट में वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल एस करूँगा। अब मैं इसको जब चलाऊँगा तो ये बिल्कुल चल चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो माई सेट,
ये लीजिए मैंने माई सेट को प्रिंट करके देंगे। अब वो देखिएगा मुझे क्या बना के देता है, वो मुझे ये देखिए आखिर में उसने मुझे वापस क्या बना के दे दिया, उसने मुझे बना के दे दिया कि हाँ भाई अब ये सेट बन चुका है। तो इस तरीके से आप इसको सेट के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, ऐड सेट आइटम्स के अब हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ऐड आइटम्स वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं, सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिमूव भी कर सकते हैं, सेट ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जिस तरीके से सेट लिस्ट को मैनिपुलेट करते हैं उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि आप चेंज नहीं कर सकते, सेट के अंदर कोई चीज़ होती है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट यानी ऐड उसके अंदर नई चीज़ कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से, लेट से मेरे पास ये है यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ एडिंग, कि हम एडिंग आइटम्स टू सेट। ठीक है, सेट के अंदर मैं एक आइटम डाल रहा हूँ, तो उसको डालने का तरीका है मेरे पास बड़ा सिंपल सा है। मैं इसी सेट को यहाँ से उठाता हूँ और ये नहीं कि ये वाला जो सेट है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, माई सेट 1, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा मेरे पास एक सेट बन चुका है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा प्रिंट कर दो सेट को माई सेट 1। तो मैंने माई सेट 1 कहा प्रिंट करो, तो वो माई सेट 1 को प्रिंट करके दे देगा। ऑलरेडी ज़ाहिर है वो सिंपल सा काम है, वो करके दे देगा। अब मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने माई सेट है, यानी कि ये जो मेरा माई सेट है, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ माई सेट। ये माई सेट लिखा मैंने, उसके बाद लिखूँगा डॉट में जैसे लिखूँगा अब ये सारे काम आप इसके साथ कर सकते हो। आप इसके अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। लेट से मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐड करने के लिए इसके अंदर क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर देता हूँ। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं नाम रख देता हूँ लारवेल कर देते हैं, लारवेल। ठीक है, CSS कर देते हैं, C++ कर देते हैं, CSS, बूटस्ट्रैप कर देते हैं। बूटस्ट्रैप तो बेसिकली फ्रेमवर्क है, तो मैं इधर CSS कर देता हूँ। ठीक है, CSS कर दो इसके अंदर ऐड। तो ये एक, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ प्रिंट कर दो माई सेट को, माई, और ये कर दें माई सेट को प्रिंट करेंगे। जैसे मैं माई सेट को प्रिंट करूँगा तो आप ज़रा चेक करें यहाँ पर, और ये देखिए उसने CSS के अंदर ऐड करके दे दिया। तो इस तरीके से आप सेट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसी तरीके से आप इसके अंदर से यानी कि अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, लेट से मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी लाइन डाउन और इसको मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक है जी भाई, आप अगर नीचे नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये लीजिए हम इसको यहाँ से नीचे ले जाते हैं ताकि हमारा काम, ठीक है, ये एडिंग है। अब इसको कॉमा करके अपडेटिंग भी कर देते हैं, अपडेट भी कर रहे हैं हम लोग। तो अपडेट करने के लिए ज़ाहिर है मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपडेट। यहाँ पे जैसे मैं अपडेट लिखूँगा तो अपडेट किस तरीके से करूँगा मैं, तो लेट से मैंने एक सेट 1 बनाया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेट 2, यानी कि माई सेट कहाँ पर ऊपर जाते हैं, यहाँ से सेट 2 उठाते हैं, और ये लीजिए मैं सेट 6 उठा लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैंने माई सेट 6 मैंने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेट को कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, ये लीजिए ये सेट 1 और सेट 6 मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, सेट 1 को अपडेट कर दो सेट 6 से। ठीक है जी, सेट 1 को अपडेट कर दो किससे भाई, सेट 6 से कर दो। तो हम इसको माई सेट 6 डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ माई सेट 1 को। तो ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए उसने क्या कर दिया, उसने अपडेट करके दे दिया, यानी उसने क्या किया, उसने वहाँ से कुछ वैल्यूज़ पकड़ी और उसके अंदर मेंशन करके दे दी। तो यानी कि एक इसका मतलब कि इसमें हम जब टू ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट के दूसरे सेट से हम आइटम्स को पकड़ेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, इसको इस प्रोसेस को हम बेसिकली अपडेट का प्रोसेस कह रहे होते हैं। क्या मतलब इस बात का बड़ा सिंपल और सादा सा मतलब है कि हम एक सेट के आइटम्स को वहाँ से कॉपी करें और उठा के उसको दूसरे सेट के अंदर डाल दें। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सेट 1 के अंदर मैंने सेट 6 को डाल दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरे पास सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गए। जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो नहीं आई इसके अंदर। देखिए पाइथन इसमें रिपीटेड वैल्यू थी तो इसलिए पाइथन को उसने ऐड नहीं किया। आप इसकी लेंथ चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, लेकिन 9 करके देगा क्योंकि पाइथन रिपीटेड है तो पाइथन को रिपीट नहीं करेगा वो, तो 9 कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम इसके अंदर इटरेबल भी ऐड कर सकते हैं।
अभी जो मैंने आपको इटरेबल कहा है, इसका मतलब क्या है इस बात का, यानी मैं आपको बात का मतलब भी तो समझाऊँ ना कि इटरेबल का मतलब क्या है। इटरेबल का मतलब सबसे पहले तो इटरेबल का मतलब जो एक जिसमें आप रिपीटिशन लूप्स वगैरह चला सकते हैं, उसको इटरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इस तरीके के हम आइटम को इटरेबल कहते हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आपको इटरेबल की बताऊँ तो इसका मतलब बिल्कुल सेम सा है कि आप फॉर लूप वगैरह यानी लूप्स वगैरह, इटरेबल का मतलब जो लूप के अंदर एक चीज़ चल सकती है, एक बार बार एक उसके अंदर लूपिंग हो सकती है। इसकी मिसाल बिल्कुल मैंने आपको लूप्स की जब मैं मिसाल पढ़ा रहा था आपको, तो एक लूप की मैंने मिसाल दी थी वहाँ पे कि आपके पास 6 कुर्सियाँ हैं, आपने उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाना है। पहले आप जाते हैं, एक कुर्सी उठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर वापस नीचे जाते हैं, फिर दूसरी कुर्सी उठाते हैं, इस तरीके से। तो उसके अंदर जितने आइटम्स होंगे वो एक एक करके घूमता रहेगा, लूप बनाता रहेगा, एक एक करके सारे आइटम्स को वहाँ से निकालता रहेगा, ऊपर पहुँचाता रहेगा। तो इसको कहते हैं बेसिकली लूपिंग। तो इसमें फॉर लूप्स वगैरह भी चल सकते हैं। यानी अब लूप्स जो है, इटरेबल आइटम्स कौन कौन से हैं? इटरेबल आइटम्स जो हैं, टपल्स भी हैं, लिस्ट भी हैं, डिक्शनरीज भी हैं और सेट्स भी हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आप माई लिस्ट, ये जो माई सेट 1 है, इसको अपडेट कर सकते हो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। यानी कि आप टपल्स के साथ भी अपडेट कर सकते हो, आप लिस्ट के साथ भी अपडेट कर सकते हो, आप यानी कि डिक्शनरी के साथ भी अपडेट कर सकते हो इसको। डिक्शनरी तो चूँकि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो वो आगे डिटेल टॉपिक है। तो यानी कि अब मैं मेंशन कर दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई लिस्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा माई लिस्ट। अब माई लिस्ट मैंने लिखा इस तरीके से, और माई लिस्ट के अंदर मैं कोई चीज़ बना देता हूँ, 1 2 3 डाल देते हैं। ठीक है, 1 2 3। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ माई ट्यूपल। ठीक है, मैंने माई ट्यूपल लिखा, और माई ट्यूपल बनाने के बाद मैं इसके लिए क्या करूँगा, पेरेंथेसिस लगाऊंगा, और यहाँ पे 1 2 3 डाल देते हैं, 4 5 6 डाल देते हैं, 4 5 6। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट और सेट तो ऑलरेडी बन चुका है, तो डिक्शनरी बनाने की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने सेट को बनाया, ठीक है, इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ, इसको यहाँ से उधर भेज देता हूँ। ठीक है, अब कुछ बेहतरी हो गई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक सेट के साथ किया, ये देखो सेट 6 के साथ किया, उसने मुझे करके दे दिया। फिर मैंने कहा माई सेट नंबर 1 जो है, माई सेट नंबर 1 ये वाला सेट जो है, इसको इटरेट करो किसके साथ, माई लिस्ट के साथ कर दो। तो इसको मैं कर देता हूँ माई लिस्ट। कहाँ गई भाई माई लिस्ट, ये लीजिए माई लिस्ट कर दी। और इसको कर दो आप किसके साथ, इसको माई ट्यूपल के साथ कर दो, माई ट्यूपल। तो यहाँ पे मैंने माई ट्रिपल कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इटरेबल आइटम्स के साथ ही क्या हो सकता है। ये देखिए, उसने मुझे तीनों जगह के ऊपर ये सारे काम करके दे दिए, देख रहे हैं आप। तो इसने मुझे यहाँ पे सेट के साथ कर दिया, आइटम को रिपीट किए बगैर। इसने इसके साथ मुझे क्या करके दिया, इसने मुझे माई लिस्ट के साथ, यानी 1 2 3, ये 2 ये रहा और 3 ये रहा, और 1 कहाँ पर है भाई, वो कहाँ गए 1 खैर इसने मुझे शो नहीं किया, तो उसके अंदर से उसने रिपीट करके दे दी। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, 1 इसमें 1 यहाँ पे मेंशन था कि नहीं, 1 तो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आई डोंट नो इसने क्यों नहीं किया। खैर इसकी कोई वजह होगी। तो इस तरीके से वो आइटम जो है इस तरीके से इसके अंदर मेंशन कर रहा होता है। तो ट्यूपल के अंदर से भी आइटम्स ने उसके अंदर मेंशन करके दे दिए हैं और उसको सेट बना दिया। तो ये हमने सारे आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिए। अब आखिरी काम जो है वो रिमूव है। रिमूव हम किस तरीके से कर सकते हैं, सेट के अंदर से आप चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने अपडेट करना बता दिए। अब आखिर में यहाँ पे एक और चीज़ डाल देता हूँ, एंड रिमूविंग। ये इतनी ख़तरनाक स्पेलिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिमूविंग, ये लीजिए। ठीक है, रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम दिस सेट, फ्रॉम सेट कर देते हैं, फ्रॉम दिस सेट कर दिए। ठीक है, अब रिमूव किस तरीके से कीजिए, रिमूव करने का तरीका जो बड़ा सिंपल सा होता है वो क्या है भाई, आप उसके लिए बड़ा सिंपल से काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिस्ट 1, माई लिस्ट 1 ही, ठीक है, सॉरी माई सेट 1, माई सेट 1 को लेके चलते, कंट्रोल C किया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको माई सेट 1 को प्रिंट किया, और यहाँ पर प्रिंट किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कहता हूँ यार इसके अंदर से कुछ, ठीक है, एक चीज़ रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, मैं चाहता हूँ इसमें से PHP रिमूव कर दूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए बड़ा सिंपल और सादा सा काम करूँगा। मैंने लिखा माई, अब माई क्या सेट 1 है, तो मैंने लिखा माई सेट 1, ये लीजिए मैंने लिखा माई सेट 1 डॉट लिखा। अब मैं इसके अंदर से रिमूव का मेथड यूज़ करूँगा, और यहाँ से मेथड रिमूव करने के बाद मैं इसके अंदर मेंशन कर दूँ क्या रिमूव करना चाहता हूँ। मैं इसमें से PHP रिमूव करना चाहता हूँ, लिखा मैंने PHP, ये लिख दिया मैंने। तो उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो माई सेट को, माई सेट 1 को प्रिंट कर दो, कंट्रोल S। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। तो
ये देखिए इसने इसमें से PHP रिमूव करके दे दिया है मुझे आखिर में से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारी की सारी बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। इसी तरीके से एक और इसमें काम है जो कि डिस्कार्ड का। डिस्कार्ड बेसिकली क्या होता है, एक तो हम यानी कि उसमें से रिमूव करने का जो दूसरा नाम है वो डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड का मतलब क्या है, डिस्कार्ड मेथड किस लिए यूज़ होता है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लेट से मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और कॉपी लाइन डाउन करने के बाद मैं इसके अंदर से डिस्कार्ड कर देता हूँ। पहले तो PHP को किया था, अब मैं इसके अंदर से जावा को कर देता हूँ। जावा तो चलो जावा स्क्रिप्ट को कर देते हैं। ये लीजिए मैंने Ctrl+C किया यहाँ पे और इसकी जगह मैं Ctrl+V कर देता हूँ और इसका नाम मैं कर देता हूँ डिस्कार्ड। ये लीजिए डिस्कार्ड मैंने डाल दी, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड का एक और मेथड था जो कि इसके अंदर किया जा सकता है रिमूव करने के लिए, तो मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए उसने इसमें से जावास्क्रिप्ट भी रिमूव करके दे दी मुझे। तो ये बेसिकली हम रिमूव के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम पॉप भी यूज़ कर सकते हैं। पॉप जो है, पॉप के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट आइटम जो है पॉप जो है रिमूव करके दे देता है मुझे। तो हम ट्राई करके देखते हैं। लेट से मैं यहाँ पर कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, उसको नीचे ले गया हूँ मैं, और यहाँ से पॉप के अंदर मैं कोई कमेंट नहीं पास करता क्योंकि इसमें हम इंडेक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो पॉप मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो पॉप जो इस सेट का जो सबसे आखिरी आइटम है वो रिमूव करके दे देगा। तो Ctrl+S करके मैंने कहा चलो भी सेट को करके दो। तो ये देखिए उसने, अब 3 थे, अब उसने आखिरी आइटम रिमूव करके दे दिया मुझे। आखिरी आइटम का मतलब ये नहीं कि पाइथन ही आखिरी आइटम है, इसका मतलब जो रिपीटिशन में जो आखिरी आइटम बन रहा है वो उसको रिमूव करके दे देगा। तो इस तरीके C++ और पाइथन यानी एक रिमूव करके दे दिया उसने मुझे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस पूरे सेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो पूरे सेट को क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये लीजिए मैं इसको करूँगा यहाँ पे क्लियर यूज़ करूँगा। ये लीजिए मैंने क्लियर यूज़ कर लिया, Ctrl+S। अब ज़रा देखिएगा उस सेट के अंदर वो सेट को एम्प्टी सेट बना देगा। तो ये देखिए उसने सेट एम्प्टी बना के दे दी, ठीक है। खाली सेट को इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो इसी तरीके से मैं सेट को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल मैं क्या काम करूँगा, तो इसके लिए आप ज़रा देखिए मैंने लिखा डेल, और डेल करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया माई set1, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो माई set1 को। ये लीजिए माई set1 को डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद मैंने कहा इसको करो। अब ज़रा एरर देगा, देखना अब ये देखिए उसने मुझे एरर दे दिया। कह रहे क्या मतलब आपको इस बात का, भाई क्यों, ये क्या एरर क्यों दिया उसने? एरर इसलिए दिया क्योंकि भाई वो ऑलरेडी उसने मैंने उसको कहा कि set1 को डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो, इसके अंदर रहने ही ना दो set1 को। जब वो set1 उसके पास है रहा ही नहीं, तो ज़ाहिर वो मुझे set1 कहाँ से प्रिंट करके देगा। दैट्स वाई उसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आज की क्लास थी जो कि हमने बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा डिलीटिंग, यहाँ पे इसको कॉमा करते हैं एंड डिलीटिंग सेट, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मैंने सेट आपको डिलीट भी करके दिखा दिया। तो ये बहुत सारे मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पे करके दिखा दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत डिटेल में समझ में आई होंगी। तो सेट्स को मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया और बहुत डिटेल में दिया है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज की वीडियो के लिए बहुत इतना ही। खैर ये वीडियो 40 मिनट के करीब चली गई है, तो मैं इतनी लंबी लेकर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था जो मैं इसके अंदर यानी कि यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया हुआ है उसको कंप्लीट किया जाए। तो सेट्स इन पाइथन जो है ज़ाहिर है इसको फिर मैंने आपको मैनिपुलेट, एक्सेस करके दिखाना था, ऐड करके दिखाना था, रिमूव करके दिखाना था, ये सारी चीज़ें करके दिखानी थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास लूप्स एंड जॉइनिंग सेट्स इन पाइथन, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी छोटी ही होगी, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था सेट्स इन पाइथन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा मैं कि इस मेरे जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर एक्सेस कीजिए, एक्सेस करने के बाद ताकि ये आपके नॉलेज में आ जाए, और इस जो वीडियो नंबर 1 है इसको ज़रूर देखिए ताकि पता लग जाए हम पढ़ के आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।